हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा +1 की फिजिक्स में वेक्टर का सेकंड लेक्चर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर, आज ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप सभी, ठीक है। हमने लास्ट टाइम वेक्टर के कुछ टाइप्स पढ़े थे, उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले जो हम वेक्टर पढ़ेंगे आज, डेट इज़ 7th वेक्टर हमारा, और वो है जी यूनिट वेक्टर। क्या है यूनिट वेक्टर? जैसे इसका नाम ही बता रहा है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, यानी यूनिटी हो। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? यूनिटी हो, और उसकी एक अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, डेट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी कि विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड एंड a particular direction ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड तो कितना हो? यूनिटी हो, लेकिन डायरेक्शन क्या हो? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, डेट वेक्टर इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब बात आती है कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मैंने माना मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, एक वेक्टर है ए, इसके ऊपर ये लगा दिया जी, इसे बोलते हैं एक यूनिट वेक्टर, और इसे पढ़ते हैं ए कैप या ए हैट, मतलब टोपी है ये एक ही, ठीक है, एक ही क्या है? टोपी है। तो ए कैप या फिर ए हैट, दिस इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। होता क्या है जी? कहते हैं कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर डिवाइड में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होगा? वो वेक्टर डिवाइड में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, याद है ना मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो, यानी एनी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड में इट्स मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब जो हमारे 3 जनरल यूनिट वेक्टर्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हैं डेट इज कॉल्ड आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हैं डेट इज कॉल्ड जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हैं डेट इज कॉल्ड के कैप। इसका मतलब है आई कैप, जे कैप और के कैप, these are the 3 यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो ये तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तो ये क्या था जी? हमारा यूनिट वेक्टर था। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो हमारा जो वेक्टर है, यानी 8th वेक्टर, वो है जी ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी वो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इसका मतलब है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब यहां देखिए, आई कैप, जे कैप क्या है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आई कैप, के कैप भी परपेंडिकुलर है, जे कैप, के कैप भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों के तीनों कौन हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सब के सब कौन हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, ठीक है जी। तो देखिए इसे जल्दी से। तो नेक्स्ट हमारा जो वेक्टर है डेट इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, एक्चुअल में तो इसका जो नाम है वो खुद ही सब कुछ बयान कर रहा है, ठीक है ना। जो इसका नाम है वो खुद ही सब बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है? एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी पार्टिकल की क्या बताए? पोजीशन बताए, डेट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। देखिएगा जी, ये मैंने माना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, भी पार्टिकल है P, ये हमारा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब दिस इज x, y एंड z, ठीक है। और दिस वेक्टर
कौन सा वेक्टर? जो पोजीशन बताए पार्टिकल की, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, डेट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। और इसे हमने मान लो रिप्रेजेंट कर दिया आर से, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? विच टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी पार्टिकल की जो पोजीशन बताए किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, डेट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। सेकंड, नेक्स्ट जो हमारा 10th, डेट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये क्या होगा? अगेन ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैंने माना हमारे पास यहाँ कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव करता करता कहाँ पहुँच गया? क्यू पे पहुँच गया, ठीक है। एक पार्टिकल था जो कहाँ था? पी पे, पी से कहाँ पहुँच गया? क्यू पे। तो पी से क्यू के बीच की सेपरेशन, पी से क्यू गया ना, इसलिए एरो इधर लगाया है। अगर क्यू से पी जाता तो एरो उस तरफ लगाते, ठीक है। तो पी से क्यू के बीच की ये जो सेपरेशन है, इसे बताने वाला जो वेक्टर है, डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहां मैंने इसे मान लिया आर पी क्यू, ठीक है। मतलब ऐसा वेक्टर जो पी से किसकी तरफ है? क्यू की तरफ। सो कौन है ये? विच इज या विच टेल द सेपरेशन, which tell the separation between two positions of a particle, ठीक है। एक पार्टिकल है, वो अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया है, तो उनके बीच की जो रिलेटिव सेपरेशन है उसे जो बताएगा, डेट इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, या रिलेटिव सेपरेशन, ठीक है। वी टेल द रिलेटिव सेपरेशन, यानी उसके पहले पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे में कहा गया है, डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट हमारा जो वेक्टर है 11th, डेट इज फ्री वेक्टर, ठीक है जी। फ्री वेक्टर ये क्या होगा? एक ऐसा वेक्टर होगा जो फ्री होगा। फ्री का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो क्या होगा? फ्री होगा। फ्री का मतलब जिसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी जिस पॉइंट पे वो लग रहा है वो पॉइंट जो है वो फिक्स ना हो, लेकिन उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन क्या हो? फिक्स हो, देन दैट इज कॉल्ड ए फ्री वेक्टर। दैट इज हुज इनिशियल पॉइंट या हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, हुज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट फिक्स but the magnitude and direction, but the magnitude and direction are fixed, but the magnitude and direction are fixed। जैसे मैंने माना जी ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर फोर्स लगाया F, ठीक है। तो फोर्स लगेगा यहाँ, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। अब मैंने क्या किया, यही सेम ऑब्जेक्ट, इस बार जो फोर्स है वो यहाँ की बजाय थोड़ा सा नीचे लगा दिया, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रखी? सेम रखी। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रखी? सेम। चाहे फोर्स मैं यहाँ लगाऊँ, चाहे मैं फोर्स यहाँ लगाऊँ, चाहे यहाँ 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 इस एंड पे यहाँ से यहाँ तक कहीं भी लगाऊं, सेम फोर्स का मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन सेम हो, तो मूवमेंट या उस फोर्स का जो काम है वो भी क्या होगा? सेम होगा। तो ये क्या है? एक फ्री वेक्टर है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? इसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है फिक्स नहीं है। यहाँ लगा था, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, इसे इसका काम नहीं बदलेगा अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहे? सेम रहे, ठीक है। नेक्स्ट 12th है जी फ्री का बिल्कुल उल्टा, फिक्स और लोकलाइज्ड वेक्टर। फिक्स और लोकलाइज्ड वेक्टर, नाम बता रहे जैसे ही, जिसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या होगा? फिक्स होगा। यानी ये वो वेक्टर है
whose point of application is fixed, जिसका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या हो, फिक्स हो। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना पोजीशन वेक्टर पी ओ फिक्स है ना, ओरिजिन तो ओरिजिन ही है, ठीक है। तो ओ से पी का जो ये वेक्टर है, दिस इज ए फिक्स वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। दिस ये क्या है कि फिक्स और लोकलाइज वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वेक्टर है जी, वेक्टर नंबर 13, ठीक है, वो है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर ये क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है पोलर वेक्टर वो वेक्टर हैं, एक्चुअल में दो वेक्टर्स हैं, एक है पोलर और एक एक्सियल। दोनों को कंपैरिजन करते हैं हम, आपको ज़्यादा क्लियर होगी बातें। एक है पोलर और एक है एक्सियल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सुनिएगा। हम जैसे जैसे +1 की फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, दो तरह के मोशन पढ़ेंगे जी मेनली। एक होगा लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, और एक होगा रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन में जो वेक्टर्स हम पढ़ेंगे जनरली वो क्या होंगे, पोलर वेक्टर, और रोटेशनल मोशन में जो वेक्टर्स हम पढ़ेंगे वो क्या होंगे, एक्सियल वेक्टर, ठीक है। जैसे तो कहते हैं पोलर वेक्टर क्या है, ये वो वेक्टर है जैसे ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है v। तो ये वो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन वही होगी जो किसी बॉडी या पार्टिकल की मूवमेंट की डायरेक्शन है। दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। मतलब दीज आर दोज वेक्टर्स which have the same direction, as that of motion of body, ठीक है। जो हमारी बॉडी का मोशन है ना जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी वो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, पोलर वेक्टर कहलाएंगे जी, ठीक है। मतलब लीनियर मोशन वाले। एक्सियल में क्या होगा, मैंने माना ये मेरे पास कोई एक डिस्क है, डिस्क समझते हो ना, एक सर्कुलर डिस्क है जैसे ये, ठीक है। जैसे ये क्या एक सर्कुलर रिंग है, वैसे एक डिस्क है, ये रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रही है। और ये इसका एक्सिस है, एक्सिस का मतलब जिसके अलोंग ये रोटेट करेगी। देखिए ये, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, इसके अलोंग रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो वो क्या है, इसका एक्सिस है, और ये क्या है, डिस्क की रोटेशन है, रोटेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैंने माना जी ये क्या है, इसका एक्सिस है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ ए रोटेशन। और ये क्या है हमारी, ये है हमारी कोई रोटेटिंग डिस्क या रिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने माना इसकी रोटेशन की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है। अब जिस वेलोसिटी से रोटेट करती है ना उसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वो हमारी लीनियर वेलोसिटी थी, ये कौन है, एंगुलर। पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ये बात याद रखना कि ये डिस्क है, ये जिस वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो ये हमारा रिंग है, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो वो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो, जिसकी डायरेक्शन उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो, जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करे, देन दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है जी। मतलब ये कौन है, दोज वेक्टर्स विच लाइज अलोंग द axis of rotation, those vector which lies along the axis of rotation around which the body is moving, ठीक है।
यानी उस एक्सिस के जिसके अराउंड जो बॉडी है वो क्या कर रही है, बॉडी इज मूविंग, यानी बॉडी मूव कर रही है या रोटेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। तो ये थे जी हमारे कुछ वेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा वेक्टर्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो वेक्टर में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना, ठीक। इसे निकालने का सीधा सा मेथड है, या तो आप वेक्टर्स की टेल को टेल से मिला दो, यानी जो वेक्टर की पूंछ थी ना, दोनों वेक्टर की पूंछ पकड़ो और आपस में मिला दो, या फिर हेड से हेड मिला दो, हेड टू हेड मिला दो, ठीक है। या तो टेल से टेल मिलाओ या फिर हेड से हेड मिला दो। लेकिन एक कंडीशन है कि वो जो एंगल है ना थीटा, वो क्या होना चाहिए, 0 से तो ज़्यादा या इक्वल और 180 से कम या इक्वल, यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल। दो वेक्टर के बीच का जब भी हम एंगल लेंगे ना, वो क्या लेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल लेंगे, ठीक है ना। यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो हमें मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा, ठीक है। और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए करना क्या है, टेल से टेल को मिला दो या हेड से हेड को मिला दो, ठीक है। हम एग्जांपल्स करते हैं कुछ, आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने माना ये एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब देखिएगा, ए वेक्टर की टेल, बी वेक्टर की भी टेल पहले ही मिली हुई है, तो हमें कुछ करना ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है कितना है, 90। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 90, ठीक है। ठीक है, ओके। तो दूसरा एग्जांपल करते हैं। यहां पर मेरे पास एक वेक्टर है ए और यहां पर एक वेक्टर है बी। ये 90 होगा, तो ये करीब करीब अप्रोक्सीमेटली ये एंगल मेरा है 145 डिग्री। अब ये नहीं कि आप इसे बनाना शुरू हो जाए कि 145 बनाएंगे, ठीक है ना। हम सिर्फ एक एग्जम्पशन ले रहे हैं कि हमने कितना मान लिया, 145 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक वेक्टर का हेड मिल रहा है और दूसरे का टेल। गड़बड़ होगी ना, एक का क्या मिल रहा है, हेड, और दूसरे का टेल। ए की तो टेल है और बी का क्या है, हेड है। तो इस तरह से तो एंगल फाइंड आउट किया ही नहीं जा सकता, या तो टेल से टेल मिलाओ या फिर हेड से हेड मिलाओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक पॉइंट याद करेंगे। अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करें, समझ याद है, ऐसे बिल्कुल पैरेलल लेकर जाएं, तो उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिएगा, अब ये ऐसे है, ये हेड है, ठीक है। इसे उठाया यहां रख देंगे ऐसे, ठीक है। कैसे, देखो, दिस इज वेक्टर ए। इसे यहां से उठा के पूरे के पूरे वेक्टर को ऐसे उठाया और यहां रख दिया। समझ पा रहे हो, पूरे के पूरे वेक्टर को ऐसे उठाया और यहां रख दिया, क्योंकि वेक्टर को उसके पैरेलल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने से उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ ऐसा हो गया। तो दिस इज वेक्टर बी। अब सुनिएगा, ये वाला जो एंगल था वो कितना था, 145 था। कितना था, 145 था। तो ये कितना बचेगा, 30, ओह सॉरी, तो ये एंगल कितना बचेगा, 35 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल कितना था, 145 था। तो ये एंगल कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल कुछ ऐसे है। इसमें हम 3 अलग अलग वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए है क्या, पहले ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये वेक्टर a है, ठीक है, a वेक्टर है जो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30। a वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30। ये वेक्टर b है जो y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60। और ये वेक्टर c है, ये भी नेगेटिव y के साथ कितना बना रहा है, 45, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। पहले मैंने माना बिटवीन A एंड C, ठीक है। पहले हम किस किस के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, A और C के बीच का। अब देखिए,
ए और सी के बीच का वेक्टर निकालने के लिए कोई पंगा करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना जी? ए की टेल और सी की टेल पहले ही मिली हुई है। मिली हुई नहीं मिली हुई? बिल्कुल मिली हुई है। इसका मतलब है ये जो हमारा केस है ये कुछ ऐसा होगा, दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, और दिस इज वेक्टर सी, सॉरी दिस इज वेक्टर सी। अब देखिए ये एंगल कितना है 30 डिग्री, ये कितना था 45, तो ये भी कितना बचेगा 45, तो ये भी कितना 45, तो टोटल एंगल कितना हो गया 30 प्लस 45 यानी कि 75 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि 75 डिग्री। तो ए और सी के बीच में एंगल कितना आ गया 75 डिग्री आ गया जी, ठीक है। आगे चलते हैं, देख लीजिए, इसको नोट करते रहें साथ साथ। अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? सेकंड में कहता है जी एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी। इस बार बी और सी को देखो, ये सी है जी, सी की टेल और ये बी है, बी का हेड, ये मिले हुए हैं, तो एंगल तो निकाला ही नहीं जा सकता। अगर बी और सी के बीच का एंगल निकालना है तो बी को यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर जाना पड़ेगा। लेके जाना पड़ेगा नहीं लेके जाना पड़ेगा? बिल्कुल लेके जाना पड़ेगा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई, ये बी है ऐसे, बिल्कुल इसके पैरेलल उठा लो और यहाँ ले जाओ, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से उठाया ऐसे पूरे के पूरे बी को और यहाँ रख दिया, बन गया ना वैसा, तो ये बन गया बी, ठीक है। अब ये 60 था ना, ये वाला, तो अब ये और ये पूरा क्या हो जाएगा 60, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के कारण ये पूरा क्या हो गया 60। अब सी हमारे पास पहले ही है, यहाँ पे ये सी है और ये एंगल कितना है 45। अब देखो मिल गई ना दोनों की पूंछ, ठीक है ना, दोनों की टेल मिल चुकी हैं, बी और सी की टेल मिल गई, तो उनके बीच का क्या निकाल लो, एंगल निकाल लो। पूरा 60 है, ये 45 है, तो ये कितना बच गया 15 डिग्री। 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री, ठीक है। देख लो इसको आराम से, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो ये वेक्टर यहाँ 60 बना रहा था, तो यहाँ भी क्या बनाएगा 60 बनाएगा ना। देखो थोड़ा इमेजिन करो, ये है, ये है, ये, ठीक है ना, 60, तो ये 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट, इसी केस में अब जो हमारा तीसरी चॉइस बच जाती है क्या, द एंगल बिटवीन बी एंड ए, या बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। देखिए यहां पर भी सेम थिंग है, ए वेक्टर की तो टेल है लेकिन इसका हेड है, तो इसे उठाकर वहां लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, और दिस इज एंगल 30, तो इसको उठा के ले जाएंगे ऐसे, और ये एंगल कितना है 60 है, दिया हुआ है, ठीक है। अब ये वेक्टर कौन है, बी है। अब देखिए मिल गई ना टेल से टेल, अब अपना काम शुरू करते हैं। अब ये वाला एंगल 60 है और ये पूरा कितना है, देखो ये पूरा कितना है 90, ये 60, तो ये कितना 30। अब देखो ए और बी के बीच में कितना 30 प्लस 30 यानी कि 30 प्लस 30 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इन्हें। नेक्स्ट जो टर्म हमने डिस्कस करनी है, 2 पॉइंट्स हैं जी हमारे। एक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, बाय रियल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ रियल नंबर, ठीक है। और दूसरा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सुना ध्यान से, है बहुत ही सिंपल चीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर, ठीक है। सुनिएगा, मैंने माना मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, ए वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और वो नंबर मैंने मान लिया कौन, n।
तो जब मैं n को a से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी n मल्टीप्लाई कर दिया a से, तो मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक नया वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन तो वही होगी जो a की थी, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो a से कितने टाइम हो जाएगा? n टाइम। समझ पा रहे हो बात? मेरे पास एक वेक्टर है a जिसका मैंने माना मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है। उसे मैंने एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। जिस रियल नंबर माना वेक्टर 2 है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 3 से। तो वेक्टर कितना हो गया? 3 इंटू 2 यानी 6, यानी पहले वेक्टर का कितने टाइम से? 3 टाइम। और 3 कौन है? वो रियल नंबर है, ठीक है जी। इसका मतलब जब हम इसे एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक न्यू वेक्टर बनेगा, अ न्यू वेक्टर विद मैग्नीट्यूड n टाइम्स एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? n टाइम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। ओके, अब ये जो n है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अगर n जीरो है, अगर n जीरो है ना तो हमें अब जो वेक्टर मिलेगा 0 इंटू a, ये कौन है? एक नल वेक्टर है। कौन है? नल वेक्टर। आया कुछ याद? जो हमारा ये वेक्टर अब मिला ये कौन है? एक नल वेक्टर है, ठीक है। ये एक नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है, ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अगेन मेरे पास क्या है? एक वेक्टर a है और ये कोई स्केलर क्वांटिटी है s, ठीक है। दोबारा फिर वही चीज जी, एक नया वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहले वाले से s टाइम्स होगा। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहले वाले से s टाइम्स होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वही होगी जो किसकी है? a की। यानी कि एक नया वेक्टर बनेगा विद मैग्नीट्यूड s टाइम एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है जी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका। मोमेंटम पढ़ेंगे, मोमेंटम भी +1 की फिजिक्स में ही, बाकी आपने 9th क्लास में पढ़ी है, लेकिन इतना कहाँ याद रखते हो? 10th का ही याद रहे आपको, वही बहुत है, ठीक है। फिलहाल तो आपको +1 का ही याद रहे, वही बहुत है, ठीक है। तो मोमेंटम p मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। मास एक स्केलर है और वेलोसिटी एक वेक्टर है। इसका मतलब जो मोमेंटम है वो क्या होगा? उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से क्या होगा? m टाइम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वही होगी जो किसकी है? वेलोसिटी की है, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी हमारे वेक्टर के बारे में। बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर अगर पसंद आया और समझ आया तो आप इस चैनल को शेयर करें जितना हो सके, ताकि हमारी जो कोशिश है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सके, ठीक है। तो आप इसके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।